हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़रूरी है। आज का टॉपिक को लेके और जिस टॉपिक के बात करने वाले हैं, अध्याय स्टडी करने वाले हैं, वो है बेरोजगारी को लेके। ठीक है, बेरोजगारी क्या है, किसे कहते हैं, बेरोजगारी के प्रकार कितने टाइप के होते हैं और बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से ऐसे जो कारण हैं मेन जिससे कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। ओके, यदि दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल मैं बोलूँगा आपको सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो रट्टा मारने का काम करते हो तो बिल्कुल आप इस चैनल से निकल जाओ। और आप यदि समझना चाहते हो तो मैं अपने इस चैनल पे आपको पूरी तरीके से समझाने का पूरा कोशिश करता हूँ कि आप समझो। क्योंकि आप अच्छे से समझे रहोगे तो उसको आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम आज समझते हैं वो है बेरोज़गारी को लेके। ओके, बेरोज़गारी का अर्थ क्या है? सबसे पहले अर्थ को समझो, बेरोज़गारी का अर्थ क्या है। देखिए, किसी भी पर्सन, कोई भी इंसान जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, ओके, या जो काबिल है पैसे कमाने को लेके, या वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है, लेकिन फिर भी जो है उसको कुछ काम नहीं मिलता, तब जो उस स्थिति को कहते हैं बेरोजगारी। ओके, बेरोजगार, उस स्थिति को क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। किसी भी इंसान को उसके काम के लायक होने के बावजूद भी उसको रोजगार ना मिलना बेरोजगारी कहलाता है। ओके, समझ में आई? ये एकदम सिंपल भाषा में आपकी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। और अब हम देखते हैं इसके प्रकार। ठीक है, प्रकार देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों, बेरोजगारी के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, बेरोजगारी के प्रकार मेन जो है वो 10 प्रकार के होते हैं, 10 टाइप के होते हैं। ओके, बेरोजगारी के। तो पहला क्या है? पहला है दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी। ओके, संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरा है अदृश्य बेरोजगारी। तीसरा है मौसमी बेरोजगारी। चौथा है अल्प बेरोजगारी। और पांचवा खुली बेरोजगारी। और छठवां है तकनीकी बेरोजगारी। सातवां है ऐच्छिक बेरोजगारी। और आठवां है चक्रीय बेरोजगारी। नौवां है शिक्षित बेरोजगारी। 10वां है संघर्षात्मक बेरोजगारी। यानी इसमें हर एक पॉइंट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। हर एक बेरोजगारी की क्या है, उसके मायने क्या होते हैं। ठीक है, जो यहाँ अदृश्य बेरोजगारी वो क्या है, मौसमी बेरोजगारी क्या है, ऐसे अब सभी के सभी जो 10 टाइप के हैं, इन सभी बेरोजगारी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, ताकि आपको समझ में आए। और हाँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको हर एक चीज़ पॉइंट समझ में आ जाए। ये बेरोजगारी का हर एक पॉइंट आप लिख पाओ। ओके, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पहला देखते हैं। पहला जो है संरचनात्मक बेरोजगारी को। तो ये क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? तो इसको समझते हैं, यानी ये क्या होता है। ओके, जब किसी देश में पूंजी के अभाव और साधनों की सीमित होने के कारण जो है बेरोजगारी उत्पन्न होता है, वो क्या होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, इसमें क्या है? साधन, ओके, साधन और पूंजी, ठीक है, सीमित हो जाते हैं, उसके कारण जो है देश में बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। उसको हम बोलते हैं सीमित जो है, ओके, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम जो है रखते हैं विकासशील देशों को, ठीक है, या अर्ध विकसित देश, ठीक है, जो विकास के कगार पे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरा प्रकार है अदृश्य बेरोजगार। ओके, अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो किसी निश्चित क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग का रोजगार पर लगे रहना। ठीक है, अदृश्य मतलब देखिए, अदृश्य बेरोजगारी पे क्या होता है कि कहीं पे भी जो है लोग, ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, ज़्यादा भीड़ में रहता है, लेकिन वहाँ पे जो है काम की कमी होती है वहाँ पे। ठीक है, जिनकी सीमांत जो है उनका उत्पादकता जो है कम होता है। यानी कि समझते हैं, यदि आप कहीं पे कोई मजदूर कर रहे हो तो जिसमें जो है 2 की ज़रूरत था और उसमें आप 10 भिड़ा दे रहे हो, उसमें मजदूर लोगों का 10 संख्या बढ़ा दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है? काम दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मतलब कितना वहाँ का रिजल्ट निकलता है
वो अच्छा नहीं रहता। जबकि वो जो है 10 लोग लगे रहते हैं तो जल्दी होना चाहिए, लेकिन 10 लोग लगे रहने के बावजूद भी रिजल्ट कम होता है, उसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। ओके, अदृश्य बेरोजगारी उस पे अंतर्गत होता है। और तीसरा पॉइंट जो है, ओके, तीसरा पॉइंट है मौसमी बेरोजगारी। ओके, मौसमी बेरोजगारी का क्या अर्थ है, ये नाम से ही स्पष्ट है, मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अंतराल पे। ओके, मतलब इसमें आप बुक की स्थिति में आप समझो, इस प्रकार की बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। जब श्रमिकों को पूरे वर्ष या सभी मौसमों में रोजगार नहीं मिलता तो क्या होता है, अर्थात वे वर्ष में 5 या 6 महीना कार्य करते हैं, शेष दिन बेरोजगार होते हैं। इस तरीके से बेरोजगार को क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी। ओके, क्या है यहाँ समझने वाली बात ये है, आप इसको समझो अच्छे से। ये 4 से 6 महीना तक अच्छा काम करते हैं, अपने कृषि कार्य पे लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। उसके बाद जो है ये लोग कृषि पूर्ण होने के बाद, कृषि संपन्न होने के बाद इनके पास कुछ खेती कार्य के लायक होता नहीं है, नहीं रहता है, तो इस कारण ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे खासकर जो है वर्षा की खेती होती है, मानसून की खेती होती है, वहाँ स्थिति ऐसे रहता है। और जहाँ जो है लोग हर साल जो है गर्मी फसल, रबी फसल, ठीक है, दोनों फसल जो है करते रहते हैं, तो वहाँ पे जो है ऐसा समस्या उत्पन्न नहीं होता। ओके स्टूडेंट, तो आगे हम पढ़ेंगे वो है अल्प बेरोजगार। ठीक है, अल्प रोजगार ये क्या होता है उसको थोड़ा समझो आप। अल्प रोजगार पे बुक के अनुसार जब किसी रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिलना, इसको बोला जाता है अल्प रोजगार। ठीक है, कोई भी व्यक्ति रहता है वो उसके क्षमता के अनुसार वो चाहता रहता है, फिर उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं अल्प रोजगार। ओके, तो दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे वो है खुली बेरोजगार। ओके, खुली बेरोजगारी ये क्या होता है इसको थोड़ा समझेंगे। ये एक ऐसा बेरोजगारी है जब कोई शारीरिक व मानसिक रूप से, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, वो तन मन धन, ठीक है, शरीर से भी और मन से भी स्वस्थ रहता है, लेकिन कार्य करने के लिए इच्छुक भी रहता है वो, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। ओके, ना काम मिलता है तो उसको बोलते हैं खुली बेरोजगारी। ठीक है, स्पष्ट है, जो तन मन से पूरी तरीके से शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, काम के लायक रहता है, फिर भी उसको रोज़गार नहीं मिलता, तो उसको बोलते हैं दोस्तों खुली बेरोज़गारी। ओके, और दोस्तों आगे जो पॉइंट है छठवां प्रकार है वो है तकनीकी बेरोज़गारी। तकनीकी बेरोज़गारी से क्या मतलब है, स्पष्ट है, बताता हूँ आपको, समझाता हूँ बुक के अनुसार से। ओके, देखिए तकनीकी बेरोज़गारी में क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जब कोई देश में कई तकनीक, ठीक है, कई तकनीक के अपनाने के कुछ क्षणों के लिए श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, तकनीकी बेरोजगारी। जैसे कि कोई भी देश है उसमें प्रायः विकसित देशों में कुछ नई नई तकनीक डेवलप कर देती हैं, ठीक है, नई नई तकनीकी आ जाती हैं, उसके कारण लोग, बहुत से ज़्यादा लोग जो हैं बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तकनीकी बेरोजगारी। ओके, 7वां प्रकार है दोस्तों वो है ऐच्छिक बेरोजगारी। ओके, ऐच्छिक मीन्स क्या समझते हो, ऐच्छिक मीन्स पूरा सिंपल है कि वो अपने इच्छा के अनुसार जो है वो काम नहीं करते। ठीक है, मतलब वो खुद छोड़ देते हैं कि मैं काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो ऐसे भी बेरोजगार रहते हैं जो अपने मन से छोड़ देते हैं। 8वां प्रकार है दोस्तों वो है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी मीन्स क्या समझते हो, इसको हम बुक के माध्यम से समझते हैं। ओके, मंदी काल या अति उत्पादन की स्थिति में प्रभावकारी मांग में कमी, ठीक है, मांग में कमी हो जाती है या मज़दूरों की छटनी शुरू कर दी जाती है, जिससे कुछ लोग अल्प अवधि के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, कुछ ही टाइम के लिए वो बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी जो है विकसित देशों में प्रायः पाई जाती है। ओके,
कुछ ही टाइम के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, उनको छटनी किया जाता है, ठीक है, जगह जगह में, तो वहाँ जो है कुछ ही टाइम के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। ओके दोस्तों, 9वां प्रकार है बेरोजगार का, ओके, बेरोजगारी का, वो है शिक्षित। शिक्षित में क्या समझे, स्पष्ट है यार, मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन उनके योग्यता के अनुसार उनको रोज़गार ना मिलना, ठीक है, उनके योग्यता के अनुसार उनको रोज़गार ना मिलना, उसको बोलते हैं हम शिक्षित बेरोजगारी। ओके, और दोस्तों लास्ट जो है वो है संघर्षात्मक बेरोजगारी, ठीक है, संघर्षात्मक बेरोजगारी। दोस्तों इसके अंतर्गत श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण लोग अस्थायी रूप से बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है, और इसी अस्थायी बेरोजगारी को ही संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ओके, समझ में आया? लोगों को जो है बाजार की अपूर्णता के कारण, ठीक है, बाजार में अपूर्णता के कारण जो है लोग अस्थायी रूप से बेरोजगार रहते हैं, ठीक है, अस्थायी तो कि संघर्ष करते रहते हैं, तो ये क्या है, संघर्षात्मक बेरोजगारी। मेन ये 10 पॉइंट समझे आप, ठीक है, तो आपने क्या समझा, बेरोजगारी का अर्थ समझे, ठीक है, ओके, और बेरोजगारी के प्रकार भी समझे, मेन कितने, 10 प्रकार। और आगे हम देखते हैं बेरोजगारी के मेन जो है कारण, ठीक है, कौन कौन से बेरोजगारी के कारण है, ठीक है, उसके कारण जो है समस्याएं कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं, वो सारी चीज़ों को देखेंगे, और बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, ठीक है, और बेरोजगारी के क्या क्या प्रभाव हैं, कहाँ कहाँ पे कैसा है, सारा चीज़ देखेंगे आगे डिटेल पे, ठीक है। सो स्टूडेंट, आगे हम देखेंगे कि भारत में जो है बेरोज़गारी की मेन जो समस्याएं हैं वो कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, और इसको हम ये भी बोल सकते थे कि ये बेरोज़गारी के 2 प्रकार जो है मेन ग्रामीण और शहरों में पाई जाती है, ठीक है, लेकिन मेन जो समस्याएं हैं, ओके, भारत में बेरोज़गारी की समस्या को क्या 2 भागों में बांट सकते हैं, ओके, कौन कौन से, एक ग्रामीण बेरोजगारी और एक शहरी बेरोजगारी। ओके, मेन जो है भारत में 2 भागों में समस्या को बांटा गया है, ठीक है, ग्रामीण और शहरी। तो देखते हैं दोस्तों, पहला है ग्रामीण को, ओके, ग्रामीण बेरोजगारी। तो देखिए ग्रामीण बेरोजगारी में क्या है, अदृश्य बेरोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, अब इसको कैसे समझें, इसको है जैसे कि अपने गांव में भी देखना, आप अपने गांव में जहाँ भी रह रहे हो आप, तो गांव में देखना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मजदूरी करने या रोज़गार करने जाते हैं, बहुत से ज़्यादा जनसंख्या में, ठीक है, तो उनका जो है उनका कुछ रिजल्ट नहीं दिखता, ठीक है, मतलब कि काम करने वाले बहुत लोग होते हैं लेकिन उनका जो है उस हिसाब से उनका वैसे रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, उसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। और दूसरा क्या है, वो है मौसमी बेरोजगारी। देखो दोस्तों, गांव के लोग जो हैं 6-7 महीने मस्त से वो काम किए, ठीक है, अपना फसल वसल सब कुछ किए, धान वान बुआई किए, जो भी है, ओके, तो उसके फसल कटाई होने के बाद जो है उनको रोज़गार ढूंढना पड़ता है, जो कि एक मौसमी बेरोज़गारी के अंतर्गत ये आ जाता है, ठीक है, और ये आकस्मिक बेरोज़गारी। ओके, इसके अंतर्गत क्या आता है, तीसरा, इसके अंतर्गत आता है कि जैसे गांव में या कहीं पे भी, ठीक है, जो है ज़्यादातर क्या है, बाढ़ आ जा गया, ठीक है, या कुछ भूकंप आ गया, मतलब कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ गई जिसके कारण जो है आकस्मिक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, ये मेन गांव पे। ओके, तो ये हुआ क्लियर, ग्रामीण बेरोजगारी जो केस मेन समस्या ये 3 पे हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, शहरी बेरोजगारी। तो दोस्तों शहर में किस प्रकार से समस्या उत्पन्न होता है, देखो शहर में जो है समस्या ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी है, ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी। अब इसको कैसे समझोगे, ये जो है आज के डेट में दिनों दिन जो है शहरों में बढ़ती जा रही है, शिक्षित लोग बढ़ते जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको जो है रोज़गार नहीं मिल रहा है। ओके, तो शहरों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, शहरों में ज़्यादातर होता है वो है औद्योगिक बेरोजगारी। मतलब देखिए शुरुआत में जैसे शहरों में जो है उद्योग उत्पन्न हुए, ठीक है, उद्योगों का उत्पादन वहाँ पे क्या हो स्थापना हुआ और लोग वहाँ पे आते गए, लेकिन जैसे जो है उद्योग स्थापित हुए और उसके बाद गांव के लोग भी शहर की ओर जाने लगे और वहाँ पे जो है उद्योगों में भी लोगों की जो है ज़रूरतें बंद हो गई और वहाँ पे जो भी क्या है बेरोज़गारी की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जो है
उद्योग जो हैं वो कम हो गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी परेशानी हो रहा है शहरों में, वो है औद्योगिक बेरोजगारी की। ओके, तो दोस्तों मेन ये 2 पॉइंट जान गए। ठीक है, क्या समस्या के अंतर्गत वो है ग्रामीण बेरोजगारी और एक क्या है वो है शहरी बेरोजगारी। ओके, और भारत में बेरोजगारी के कारण देखेंगे अभी। ठीक है, भारत में बेरोजगारी के कौन कौन से जो मतलब मेन कारण हैं। हेलो स्टूडेंट, अभी जो है हम पढ़ेंगे वो है भारत में बेरोजगारी के कारण। ठीक है, भारत में जो बेरोजगारी की है वो उस कौन कौन से वो कारण हैं, बेरोजगारी का क्या कारण है मेन, उसको अभी हम जानेंगे। ओके, तो ध्यान से सुनते रहिएगा और समझिएगा ज़रूर। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो, और हाँ अच्छे से अच्छे समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों पहला है वो है जनसंख्या में वृद्धि। दोस्तों जहाँ भी ये है, कहीं भी देश रहे, कोई भी हो रहे, जहाँ जितना ज़रूरत रहेगा उतने ही लोग तो वहाँ पे उनको रोज़गार मिलेगा ना, जितना ज़रूरत ही नहीं रहेगा उतने लोग क्या करेंगे। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा एक कारण है मेन, वो है जनसंख्या की वृद्धि। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उसके कारण जो है देश में बेरोजगारी की स्थिति और बढ़ती जा रही है। ओके, और दूसरा है वो है लघु एवं कुटीर उद्योगों में ह्रास। ओके, देखिए दोस्तों इसको समझते हैं। मेन आप बुक को रट्टा मार लो, ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। देखिए लघु एवं कुटीर जो छोटे छोटे, ठीक है, लघु और कुटीर उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग रहते हैं, जो कुछ कारोबार शुरुआत करते रहते हैं, तो उनको जो है सरकार की ओर से कुछ सहायता नहीं मिलता। ठीक है, ऊपर से उनको भी टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लग जाते हैं, जिसके कारण उसमें ह्रास होता है, उसमें वो लोग वृद्धि नहीं कर पाते, वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये एक कारण इसमें भी है। यदि ये लोग भी अगर बढ़ जाते तो इसमें जो है रोज़गार करने लोग बहुत से और आ जाते। ओके, तीसरा कारण है वो है श्रम की गतिशीलता का अभाव। अब ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, श्रम की गतिशीलता का अभाव। तो देखो इसको आप बुक के आधार से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, रूढ़िवादी तथा पारिवारिक मोह के कारण भारतीय श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। ओके, गतिशीलता का दूसरा पहलू यह है कि श्रमिक भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति में भिन्नता, घर से दूर की बाधा के कारण अन्य जगहों पर कार्य करने के इच्छुक नहीं होते, अतः पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में यह भी एक बाधा है। ओके, यानी श्रम की गतिशीलता का अभाव है, क्योंकि हमारे देश में जो है अलग अलग भाषा के बोले जाने वाले लोग हैं, जो कि दूसरे जगह में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ उस भाषा को थोड़ा नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें भी थोड़ा अभाव हो जाता है। और ऊपर से क्या है, ऊपर से ये भी है कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर का मोह रखते हैं, जिस कारण से वो बाहर भी काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको वहाँ अच्छा सा काम वो नहीं कर पाते और सीधा घर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन कारण है जो ये क्या है, श्रम गतिशीलता का अभाव का। ओके, चौथा है वो है पूंजी निर्माण की दर। ओके, पूंजी निर्माण की दर, इसको बुक की भाषा में पहले समझ लेते हैं। ठीक है, विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक होती है। ओके, इसलिए उन देशों में अल्प विकसित देशों जैसे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मतलब हम देख सकते हैं कि अल्प विकसित जो देशों पे है, ठीक है, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या नहीं होती, पर भारत में क्या है, पूंजी निर्माण की दर जनसंख्या वृद्धि की दर से कम है। ठीक है, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या को अन्यत्र रोजगार सुलभ कराने के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 100% सही बात है। अतः स्पष्ट है कि पूंजी निर्माण की दर, निम्न दर भी बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। ओके, पूंजी निर्माण देखो बहुत से कम है, ये एक कारण जो है, ये भी बहुत ही बड़ा कारण है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कारण ये भी है। यदि पूंजी निर्माण की दर बढ़ जाती तो ये जो है रोजगार की स्थिति थोड़ा जो है और अच्छा खासा लोगों को रोजगार मिल जाता। ओके, पांचवा कारण है वो है पूंजी गहन तकनीक। ओके, और इसको भी हम थोड़ा समझते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनना। पूंजी गहन तकनीक, ये मतलब क्या है, पूंजी गहन तकनीक का आशय है उत्पादन के क्षेत्र में, ओके, अधिक श्रमिकों के प्रयोग की जगह स्वचालित मशीनों का प्रयोग करना, नए नए उद्योगों तथा उत्पादन के उन क्षेत्रों की उत्पादन कार्य कम्युनिटाइज्ड कर दिया गया है। ठीक है, जिससे रोजगार में अवसरों में कमी हो गई है।
तो बेरोजगारी की समस्या क्या है, बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे जो है मशीनों का भी उपयोग किया गया जो कि पूंजी गहन तकनीक, ठीक है, ये हो गया, जिसके कारण जो है बेरोजगार की उत्पन्न और बढ़ती जा रही है। छठवां कारण है वो है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। अब आप बताओ इंडिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का क्वालिटी क्या है? इंडिया पे क्या है, लोग यही बोलते हैं कि बेटा पढ़ लिख और तू अच्छा सा कोई नौकरी करना, कोई रोज़गार करना। ये नहीं बोलते कि इंडिया के शिक्षा के एजुकेशन में कि बेटा अच्छा से पढ़े लिखे और अच्छा बिजनेस करना, दूसरों को रोज़गार देना, ये नहीं बताया जाता, ये नहीं सिखाया जाता। मेन कारण तो यही है। यदि हम देखें इंडिया का बेरोज़गारी होना, इंडिया के लोग जो जितने युवा हैं जो पढ़े लिखे बेरोज़गार निकल रहे हैं कॉलेजों से, स्कूलों से 12वीं पास करके या MA BA करके या PhD कर के भी लोग जो है आज बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो शिक्षा नहीं मिला। ठीक है, वो शिक्षा नहीं मिला कि वो अपना बिजनेस कैसे क्रिएट करें, दूसरों को रोज़गार कैसे दें। वो हमेशा यही सोचते रहे कि हमें नौकरी कैसे मिले, कहाँ से मिले। तो जितना सीट रहेगा उतने ही लोगों को तो नौकरी मिलेगा। ओके, तो इंडिया पे यही है मेन कारण कि शिक्षा पद्धति का जो है बहुत ही दोषपूर्ण है। ओके, तो अगला दोस्तों देखते हैं वो है त्रुटिपूर्ण नियोजन। त्रुटिपूर्ण नियोजन, अब देखो भारत सरकार जो है कोई भी कुछ नियोजन करता है, ठीक है, कोई भी कुछ लॉन्च करता है, कोई भी नियोजन करते हैं तो लोग अच्छे से उसको पूरा नहीं करते। जैसे हम बुक की स्थिति में इसमें देखते हैं, स्वतंत्रता के उपरांत, ठीक है, उपरांत जो स्वतंत्रता हुआ भारत, ओके, उसके बाद जो है देश में आर्थिक नियोजन अपनाया गया, जिससे आर्थिक जो है अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास के साथ साथ बेरोजगारी दूर की जा सके। लेकिन क्या हुआ, देश में 8 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं, फिर भी बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण त्रुटिपूर्ण नियोजन व्यवस्था है। ठीक है, कुछ भी योजना बनाते हैं, उस योजना को पूरी तरीके से जो है हर लोगों तक नहीं पहुंचाते। ठीक है, और वो योजना कुछ दिनों तक चलता है, फिर वो बंद हो जाता है। ये एक मेन कारण ये भी है। 8वां मेन कारण है वो है महिलाओं द्वारा नौकरी। ओके, यहाँ मज़े वाली बात आपको आ गया समझ में। आज के डेट में देखो कि पहले क्या होता था, मेन यही सोचते थे कि घर में जो है पुरुष काम करे, ठीक है, पुरुष व्यवसाय करे, पुरुष जॉब करे। लेकिन आज की डेट में क्या है, महिलाएं भी नौकरियां कर रही हैं। ठीक है, महिलाएं भी काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं द्वारा भी नौकरी किए जा रहे हैं। इसके मेन कारण ये भी है कि बेरोज़गार की स्थिति ज़्यादा और बढ़ते ही जा रही है। ओके, अब इसको आप कैसे समझोगे महिलाओं द्वारा? देखिए, महिलाओं द्वारा जो है दोस्त क्या हो रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व जो देश में बहुत थोड़ी सी महिलाएं नौकरी करती थीं, लेकिन आज जो है सभी क्षेत्रों में महिलाएं नौकरी करने लगी हैं, जिससे पुरुषों में बेरोजगारी का अनुपात बढ़ा है। ओके दोस्तों, 9वां है देश का विभाजन व युद्ध। इससे आप क्या रिलेट करते हो भारत को? देश का विभाजन होना और युद्ध होना, क्या ये बेरोजगारी का कारण है? बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से सुनना मेरे बातों को। देखिए, देश का विभाजन होने से भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन हुआ। ओके, सन 1971 में बांग्लादेश में युद्ध के कारण भी शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हुई। ऑफकोर्स बांग्लादेश से भी अब भारत आ गए बहुत से लोग। ठीक है, युद्ध हुआ जब 1971 पे, तो बहुत से लोग इंडिया पे आ गए, तो यहाँ भी बेरोजगारी की स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो गई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, वो है भारी कर भार। ओके, 10वां कारण है दोस्तों भारी कर भार। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना इसको भी। देखिए, देश में आय एवं धन की विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने उद्योगपतियों पर भारी कर लगा दिया। ठीक है, जो उद्योगपतियां हैं उन पर टैक्स जो है ज़्यादा लगा दिए, जिससे उद्योगों के विस्तार पर रोक लग गई। ठीक है, उनके उद्योग जो है ज़्यादा कर लगा देने का कारण उनका विस्तार ठीक से नहीं हो पाया, वो रोक लग गई। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की संख्या और अधिक वृद्धि होने लगी। ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है भारी कर भार। ठीक है, सरकार द्वारा भारी टैक्स लिया जाता है, भारी टैक्स वो कर दिए गए, ये एक मेन कारण ये भी है। ठीक है,
11वां है वो है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कारण, इसको समझो आप, यानी मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति भी बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि करती है। मूल्य वृद्धि के कारण श्रमिकों के वेतन एवं भत्ते में वृद्धि होती है, जिससे वस्तुओं की लागत एवं मूल्य बढ़ जाती है, लेकिन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। मांग कम होने के से उत्पादन कम होती हैं और उत्पादन कम होने से बेरोजगारी जो है और बढ़ने लगती है। ओके, ये एक कारण हो गया। और 13वां कारण है, ओके 13 कारण है, 12 कारण है उप विभाजन एवं अपघटन। ठीक है, उप विभाजन एवं अपघटन, इसको भी ध्यान से समझें। भूमि का विभाजन का अर्थ होता है कृषक की भूमि कई टुकड़ों में बंट जाना। ओके, जबकि अखंडन में कृषक की भूमि कई टुकड़ों में बंटी हुई होती हैं। ओके, भूमि के विभाजन एवं अखंडन से कृषि भूमि गैर कृषकों के हाथों में हस्तांतरित होने की प्रवृत्ति के कारण ही भूमिहीन कृषकों की समस्या में वृद्धि हुई है। ओके दोस्तों, ये जो है लगातार बढ़ते जा रहा है ये प्रॉब्लम भी, उप विभाजन एवं अखंडन। उसको समझते हो कि आज जो है कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति है जिसके औलाद, ठीक है, जिसके बाल बच्चे बहुत सारे हैं, तो वो क्या करते हैं। अब देखो, जैसे हो गया, ठीक है, बहुत सारे जो उनका दौलत है, ज़मीन है, तो उसके बाद 2-4 मान के चल 3 भी बच्चे पैदा हो गए हैं, तो उसके बाद वो देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो ज़मीन में भी क्या होता है, ज़मीन जो रहते हैं बाप का उसका तो बढ़ जाता है ना, ज़मीन हुआ, उसका दौलत हुआ, 3 भाग में बढ़ जाएगा, तो ऑफकोर्स कम कम होंगे सभी के। ठीक है, तो उससे भी क्या है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और ज़मीन भी कम होती जा रही है। ठीक है, ये एक मेन कारण ये भी है। दोस्तों, अगला है वो है कम बचत व विनियोग। ओके, क्या है, कम बचत व विनियोग, यानी कि देश में आंतरिक बचत एवं विनियोग की मात्रा बहुत कम होने के कारण श्रमिकों के लिए रोजगार के लिए पर्याप्त अवसरों में वृद्धि नहीं हो सकी। ठीक है, बचत। दोस्तों, 14वां है वो है धीमा औद्योगिकरण। धीमा औद्योगिकरण से क्या समझते हो। देखिए, धीमा औद्योगिकरण क्या है, यानी कोई भी पर्सन जो है, ओके, कोई भी व्यक्ति भारत में औद्योगिकरण की गति विकसित देशों की तुलना में बहुत धीमी रही है। ठीक है, दूसरे जो है विकसित देशों की तुलना में बहुत ही धीमी रही है, जबकि विगत कुछ वर्षों में औद्योगिक विकास की दर औसत रूप से 5 से 6% रही है। इससे भी बेरोजगार के अवसरों में जो है, ठीक है, मतलब कि रोजगार के अवसरों में कमी हुई है। भारत की औसत जो है वृद्धि दर भी बहुत ही, विकास की वृद्धि दर बहुत कम हुई, जिसके कारण जो है देश में रोजगार की संभावनाएं भी कम हो गई। ठीक है, लास्ट जो कारण है दोस्तों वो है अशिक्षित एवं अकुशल श्रम। ओके, सो स्टूडेंट, हमने जो देखा बहुत से कारण, ठीक है, इसके अब जो है हम देखेंगे वो है प्रभाव, बेरोज़गारी के प्रभाव। ठीक है, तो इसको समझ लो थोड़ा कि बेरोज़गारी के जो हैं उसके क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं। ओके, कौन कौन से इसमें प्रभाव मेन हो रहा है। ओके, तो दोस्तों देखते हैं, मेन पहला है वो है मानव शक्ति का व्यर्थ जाना। बिल्कुल दोस्तों, जब से बेरोज़गारी जो बढ़ता जा रहा है तब से जो है लोगों का जो उनका शक्ति है वो व्यर्थ जा रहा है। ठीक है, उनका शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा कारण, मानव शक्ति का व्यर्थ जाना। दूसरा इसमें प्रभाव जा रहा है वो है सामाजिक समस्याओं का जन्म होना। बिल्कुल, बेरोज़गार दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, जिसके कि समाजों में क्या है, चोरी डकैती या अलग अलग तरह से कांड सब होते जा रहे हैं। ओके, तीसरा है दोस्तों राजनीतिक अस्थिरता। बिल्कुल, जब युवाओं को, जब लोगों को जो है रोज़गार नहीं मिल रहा है तो राजनीतिक में भी अस्थिरता होना तय है। ओके, चौथा है दोस्तों वो है आर्थिक समृद्धता में कमी। बिल्कुल, जब लोगों को रोज़गार ही नहीं रहेगा तो आर्थिक में कैसे वो समन्वता बन पाएंगे, वो किस तरीके से वो है आर्थिक मजबूती ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे ना। तो ये भी एक बड़ा ये प्रभाव डाल रहा है इसमें। ओके, पांचवा है प्रभाव जो है वो अन्य दुष्प्रभाव, जैसे कि
अन्य दुष्प्रभाव में जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि औद्योगिक संघर्षों में वृद्धि होना, ठीक है, और लोग जो हैं उनको ठीक से खाना पीना नहीं मिलने के कारण जो है उनका मृत्यु दर में भी अब वृद्धि होती है, ठीक है। बहुत लोगों को खाना पीना नहीं मिलने से भी वो मर जाते हैं। तो ये अलग प्रभाव हैं, ठीक है, अलग मतलब अन्य प्रभाव। ओके, तो ये क्या है, मेन 5 प्रभाव। ओके, अब देखते हैं दोस्तों बेरोजगारी के जो है उसको दूर करने के उपाय, ठीक है। दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे क्या, भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए निम्नलिखित जो सुझाव दिए जा सकते हैं, ठीक है, जो सुझाव दिए गए हैं उसके बारे में। ओके, तो सभी पॉइंट को मैं आपको यदि एक एक चीज़ को बताऊं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरे वीडियोस पे बनाऊं कि कैसे आप चाहते हैं, ठीक है। मैं हर एक में डिटेल बताऊंगा तो ये वीडियो से बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो मेन पॉइंट को आपको बता रहा हूँ कि भारत सरकार द्वारा जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो है निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। ओके, तो क्या है, विनियोग में वृद्धि। ओके, विनियोग में वृद्धि है पहला। दूसरा है नवीन योजनाएं, नए नए योजनाओं का निर्माण होना चाहिए। ओके, तीसरा है वो है कर व्यवस्था में सुधार होने चाहिए। चौथा है दोस्तों प्रशिक्षण में सुविधाएं मिलनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और पांचवा है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए तो जो है बेरोजगारी दूर होगा। ओके, लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास किया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। ओके, सातवां पॉइंट है वो है शिक्षा पद्धति में सुधार करना। ओके, आठवां है सहायक उद्योग धंधों में क्या है विकास करना। और नौवां है दोस्तों उपाय वो है प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण करना। और 10वां है जनशक्ति नियोजन। ओके, सो 10वां के बाद है 11वां वो उपाय है श्रम की गतिशीलता में क्या करनी चाहिए, वृद्धि। ओके, और 12वां सुविधा है वो जो उपाय करने चाहिए वो है क्या, दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए। ओके, और 13 है श्रम शक्ति प्रतिस्थापन हो और सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और 15 है वो है सिंचाई योजनाएं। ओके, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए अच्छी तरीके से। और कृषि सेवा केंद्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित किया जाए ताकि कृषि पद्धति में भी सुधार हो। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे आप सभी को कुछ इस बेरोज़गारी के टॉपिक पे कुछ मैं भी अपने ओर से आप सभी को बोलना चाहूँगा कि देखो यार, जो बेरोज़गारी है वो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। और यदि आप अभी नोट ये कर रहे होगे कि बेरोज़गारी कैसे दूर करें, तो बिल्कुल आपको समझना होगा डिजिटल मार्केटिंग को। ओके, यदि आप स्टूडेंट हो जो भी पढ़ाई कर रहे हो तो मैं बिल्कुल आपको बोलना चाहूँगा कि आप केवल एक ही सोर्स में निर्भर मत रहो, केवल मुझे जॉब करने हैं या मुझे नौकरी करने हैं इसी में ही आप निर्भर मत रहो यार। ओके, बहुत सारे और ऑप्शन हैं, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पढ़ाई करते करते डिजिटल मार्केटिंग को ज़रूर सीखो, आप ज़रूर उसको समझो। अभी से कम पढ़ हर दिन 2-2 घंटा उसको लर्निंग में फोकस करो, आने वाले 2-4 साल में बहुत कुछ कर लोगे आप। ओके, सो थैंक यू सो मच। वीडियोस में मेरे नए हैं, चैनल में मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मस्त रहें, आप सभी अच्छे रहें। और हाँ, लास्ट पॉइंट इतना बोलूँगा, स्टूडेंट हो तो केवल नौकरी पे निर्भर मत रहो, डिजिटल मार्केटिंग को सीखो और उसमें आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।